वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन करेंगे। सो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम पार्ट सी, दैट इज़ 5 मार्क्स क्वेश्चंस हैं ये। सो 5 मार्क्स के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के 2 क्वेश्चन आए थे इसमें। सो 2 5 मार्क्स के क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन था द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 स्पिन्स इज़। सो ये हैमिल्टोनियन हमें दे रखा है JS1.S2 प्लस S2.S3। सो where SI is plus minus 1. So SI plus minus 1, I goes from 1 to 3. So 1 2 3 मतलब S1 भी S2 भी और S3 तीन वेरिएबल्स हैं। Its canonical partition function at temperature T is, so canonical temperature function बनाना है और 3 स्पिन्स हमें दे रखी हैं। So 3 स्पिन्स की वैल्यू क्या दे रखी है? SI हमें दे रखा है प्लस माइनस 1 और I है 1 2 3 मतलब S1 जो है that is also plus minus 1, S2 भी plus minus 1 है, S3 can also take plus minus 1 values. So canonical partition function बताना हमें। So canonical partition function का हमारे पास फॉर्मूला पता है हमें। partition function is given by sigma I gi e raised पर minus beta ei। gi यहाँ पे degeneracy है of the corresponding state, gi state की, एंड ei is the energy of that state। so उसकी degeneracy यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं एनर्जी के। सो एनर्जी देखेंगे, हमें हैमिल्टोनियन तो दे ही रखा है तो उससे हम एनर्जी निकाल लेंगे। सो एनर्जी के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे हैमिल्टोनियन के, या फिर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप यहाँ से देखो कि ये उस टाइप की हैं जैसे बाइनरी में होता था ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करते थे। बाइनरी में इनपुट्स होते थे 0 और 1 और 3 वेरिएबल्स होते थे जब x, y एंड z। तो कितने कॉम्बिनेशन बनते थे? 2⁻³ कर देते थे, 8 कॉम्बिनेशन बनते थे। वही सेम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं S1, S2, S3 जो 3 स्पिन्स दे रखी हैं और तीनों 2 ही वैल्यूज़ ले सकती हैं। वहाँ पे 0 और 1 लेती थी, यहाँ पे +1 और -1 ले सकती हैं। सो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 2⁻3, डैट विल बी 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सो आप एक टेबल बना लो। ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली अगर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है तो टेबल बनाना सही रहता है ऐसे क्वेश्चन में, और बहुत इजी मार्क्स मिलते हैं इस क्वेश्चन में। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे 5 मार्क्स। सो S1, S2, S3 लिख लो और यहाँ पे हैमिल्टोनियन लिख लो अपना, या फिर एनर्जी है ये। सो पहला क्या हो सकता है? सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं S1 की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। सो पहली 4 वैल्यूज़ 1 1 1 डाल दो, जैसे उधर 0 0 0 करते थे और फिर नेक्स्ट 1 1 1 करते थे, तो यहाँ पे नेक्स्ट 4 आ जाएंगी -1 -1। S2 कर दो, पहली 2 1, फिर -1 -1, फिर 2 1, फिर -1 -1। ठीक है, एंड देन S3 को करो 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1। सो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो सारे ये कॉम्बिनेशंस 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन गए हमारे पास। ठीक है, दीज आर 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हमने निकाला था कि 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सो ये सारे बन गए। सो कोरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन निकाल लो। हैमिल्टोनियन के हमारे पास वैल्यू दे रखी है JS1 S2 प्लस S2 S3। ठीक है, तो S1 और S2 अब तीनों 1 है, 1 1 1 डालोगे तो 2J आ जाएगा। ठीक है, अब S3 -1 हो गया, बाकी दोनों 1 हैं। सो S3 -1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब S2 -1 है, ये -1 है, एंड सो ये भी यहाँ पे भी S2 है तो ये भी माइनस हो जाएगा। सो -2J आ जाएगा, -2J। एंड इसमें देखोगे तो S2 और S3 माइनस हैं, सो ये माइनस, सो ये प्लस हो जाएगा, ये दैट विल बी 0। अगेन ये -1 है, सो ये -1 है, ये तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो इसमें भी ये 0 हो जाएगा। अगेन S1 यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव है, एंड S3 यहाँ पे नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव हो गए, तो -2J आ जाएगा। एंड -1 1, सो ये -1 -1 और ये भी 1, सो ये 0 हो जाएगा अगेन। अब तीनों ही -1 है, तीनों -1 करोगे तो पॉजिटिव आएगा 2J। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं हैमिल्टोनियन की, सारी 8 कॉम्बिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग सारी हैमिल्टोनियन की। अब इसकी डीजनरेसी कैसे? आप एनर्जी देखो कि कौन कौन सी एनर्जीज आ रही हैं। तो एक तो 0 एनर्जी आ रही है, यहाँ पे 0 एनर्जी है। ठीक है, इनकी 0 एनर्जी है इन स्टेट्स की। सो अगर 0 एनर्जी कितनी बारी आ रही है? 4 बारी। सो इसकी डीजनरेसी होगी, जब एनर्जी 0 है इसकी डीजनरेसी हो जाएगी 4। और सेकंड कॉम्बिनेशन देखो एनर्जी का,
सेकंड है 2J, 2J कितनी बारी आ रहा है, 2 बारी। सो एनर्जी जो 2J है उसकी डीजनरेसी होगी 2, और एनर्जी एक बारी -2J आ रहा है उसकी भी डीजनरेसी है 2। सो बस पार्टीशन फंक्शन में पुट कर देते हैं। सो पार्टीशन फंक्शन मैंने ऊपर लिखा था सिग्मा आई जी आई ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई आई। बीटा यहाँ पे 1/kT है, K इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, सो आप इसको एक्सपेंड करो। सो एक्सपेंड करेंगे, सो पहले फर्स्ट वाली एनर्जी के लिए डालते हैं। सो डैट विल बी 4 इसकी डीजनरेसी है, G4 है, ई रेस्ट पर माइनस बीटा एनर्जी 0 है, प्लस सेकेंड स्टेट इसकी 2 डीजनरेसी है इनटू ई रेस्ट पर माइनस बीटा 2J इसकी एनर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया, ये दोनों हो गए, प्लस थर्ड स्टेट जिसमें एनर्जी इसकी 0 है एंड सॉरी डीजनरेसी 2 है एंड एनर्जी -2J है। सो आप इसको सोल्व कर लो। 4 ये 1 हो जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस बीटा 0 1 हो जाएगा, प्लस 2 ई रेस्ट पर 2 बीटा J प्लस 2 ई रेस्ट पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी ये तो नेगेटिव रहेगा, ये 2J है एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, सो 2 बीटा J। सो फाइनली आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब क्या करो, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखो कि ऑप्शन जो हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के टाइप में दे रखे हैं, सो हाइपरबोलिक फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या करो, एक तो सबसे पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। सो ई रेस्ट पर -2 बीटा J प्लस ई रेस्ट पर 2 बीटा J, ये आ गया। अब वी कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2। सो इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। सो क्या हुआ, 4 प्लस ये 4 हुआ एंड ये क्या है। अब आपको हाइपरबोलिक फंक्शन अगर पता हो, साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ई रेस्ट पर एक्स माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स बाई 2 एंड कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स बाई 2। टैन हाइपरबोलिक एक्स होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कोस बाय कोस हाइपरबोलिक एक्स। सो साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये हो जाएगा ई रेस्ट पर एक्स माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स बाय ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स। ठीक है, सो साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय कोस हाइपरबोलिक एक्स। सो कोस हाइपरबोलिक एक्स यहाँ पे यूज़ करना है हमें, क्योंकि ये प्लस है बीच में, तो प्लस है बीच में तो कोस हाइपरबोलिक एक्स यूज़ करेंगे। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बस यही यूज़ होता है, ये 3 फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं। सो आप इसको याद कर लो एंड तो ये सेकंड ये वाला यूज़ करेंगे, ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स बाई 2, ये इसी फॉर्म का ही है, तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स की जगह यहाँ पे 2 बीटा J है, सो 2 बीटा J, सो कोस हाइपरबोलिक 2 बीटा J आ जाएगा हमारे पास। सो ये हमारा पार्टीशन फंक्शन आ गया। अब हमें इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा और अजीब सा दे रखा है। सो 4 कॉमन ले लो, 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 बीटा J दे रखा है एंड हमें पता है अब ये क्या है, इसको हम एक और फॉर्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक 2x, जैसे कोस 2x का फॉर्मूला होता है वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे है। कोस हाइपरबोलिक 2x होता है 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। सो 1 माइनस 1 को इधर ले आओ, सो माइनस 1 को इधर लाएंगे, कोस हाइपरबोलिक 2x प्लस 1 डैट विल बी इक्वल टू 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, सो कोस हाइपरबोलिक 2x के टाइप में ही है ये। ठीक है, तो इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 और x को बीटा J। ठीक है, सो इस फॉर्म में मैंने लिख लिया। सो अब ये क्या हो जाएगा, इसको 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एंड यहाँ पे x क्या है, बीटा J। ठीक है, सो अब क्या है, अब अभी भी ऑप्शंस में थोड़ा अजीब सा है, ये यहाँ पे क्यूब स्क्वायर। सो हमें क्या है 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 2 का होल स्क्वायर अगर करेंगे, सो एक 2 को या फिर 4 को अंदर ले जाते हैं, 2 को बाहर ले जाते हैं। सो अंदर 2 कोस हाइपरबोलिक बीटा J का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया एंड कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर था उसका स्क्वायर बाहर लिख दिया। सो ये इस टाइप का बन गया। अब पार्टीशन फंक्शन आप इजीली लिख लो। अब ये हो गया, बीटा को 1/kT लिख लो, सो J/kT का होल स्क्वायर। अब ये उसी फॉर्म का आ गया जो हमारे ऑप्शंस में दे रखा है। ये सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है, 2 ब्रैकेट में 2 बाहर फिर 2 कोस हाइपरबोलिक J/kBT।
ठीक है, तो ये इसी टाइप का दे रखा है, सो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था इसमें, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस यहाँ पे थोड़ा देखना था एंड एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए था। सारा क्वेश्चन में इसमें दे ही रखा होता है एंड बस हाइपरबोलिक फंक्शन के 2-3 फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए ये सारे। एंड ये हर बारी ऐसे फॉर्मूलाज एप्लीकेबल नहीं होते हाइपरबोलिक में, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला भी यही होता है, cos 2x का जो फॉर्मूला होता है cos 2x का, इट इज़ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हर बारी हाइपरबोलिक फंक्शन में सिर्फ चेंज नहीं कर सकते, बस इस बारी ये यहाँ पे वैलिड था क्योंकि ये यही फॉर्मूला होता है हाइपरबोलिक में, हर बारी सेम फॉर्मूला नहीं होता। तो आपको वो सारे हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी सारे फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70th वन। फॉर एन आइडियल गैस कंसिस्टिंग ऑफ n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन अ वॉल्यूम v। सो आइडियल गैस है एंड n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं वॉल्यूम v में। सो दिस इज़ द वॉल्यूम v, इसको मैं वॉल्यूम v ले रहा हूँ एंड इसमें जो हैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड दीज आर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एग्जैक्टली 2 पार्टिकल्स इन अ वॉल्यूम डेल्टा v। सो 2 पार्टिकल्स फाइंड करने हैं हमें, सिर्फ 2 पार्टिकल्स फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है डेल्टा v वॉल्यूम में, और डेल्टा v यहाँ पे जो है बहुत छोटा है v के मुकाबले। सो इट इज़ वेरी स्मॉल, सो इट इज़ वेरी स्मॉल देन v इन द लिमिट n एंड v बोथ टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब n भी बहुत ज़्यादा है, n भी इन्फिनिटी है, मतलब देर आर इन्फिनिटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड जो वॉल्यूम है वो भी बहुत बड़ा है, मतलब बहुत एक्सट्रीम लिमिट्स में हमें बताना है। सो ऐसी जब लिमिट्स दे रखी हो, या तो आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको जब इन्फिनिटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे दे रखे हों और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो, जो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स दे रखे हों, जब वी नॉर्मली यूज़ पॉइजन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो जिसने ये पढ़ा होगा तो उसको तो क्वेश्चन देखते ही समझ गया होगा कि अगर n और v जब ये स्टेटमेंट दे रखी है कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो पॉइजन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। सो पॉइजन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो पॉइजन्स प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ गिवन बाय म्यू रेज टू पर n e रेज टू पर माइनस म्यू बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ ये सारी चीज़ें हैं क्या। पहले ये देख लो पॉइजन्स प्रोबेबिलिटी होती क्या है। दिस इज़ पॉइजन्स प्रोबेबिलिटी that exactly n successes occurs when the average or mean number of successes is mu। ठीक है, सो आपको पता चल गया होगा n इज़ द नंबर ऑफ सक्सेसेस, n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ n यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसेस है एंड जो म्यू है इट इज़ द मीन और एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट अकर्स इन अ स्पेसिफाइड रीजन। सो म्यू यहाँ पे मीन या फिर एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस है दैट अकर्स इन अ स्पेसिफाइड रीजन। सो आपको म्यू पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। एन क्या हो गया? सो आप क्वेश्चन में अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एन तो सिंपली हमें पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, सो एन तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा एंड म्यू जो है वो है मीन या एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट अकर्स इन अ स्पेसिफाइड रीजन। सो सक्सेस यहाँ पे क्या है? सक्सेस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। सो म्यू क्या हो जाएगा? It is the average number of particles in delta v वॉल्यूम, क्योंकि हमें डेल्टा वी वॉल्यूम में पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। सो 2 पार्टिकल्स फाइंड करने हैं डेल्टा वी। सो n हमारा 2 हो जाएगा क्योंकि 2 पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे, दैट इज नंबर ऑफ सक्सेसेस एंड सक्सेस यहाँ पे यही है कि फाइंडिंग द पार्टिकल इन डेल्टा वी वॉल्यूम एंड म्यू जो होता है वो होता है मीन एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट अकर्स इन अ स्पेसिफाइड रीजन। सो स्पेसिफाइड रीजन यहाँ पे डेल्टा वी वॉल्यूम है, तो म्यू हो जाएगा एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डेल्टा वी वॉल्यूम।
ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप पुट कर दो सारी वैल्यूज़। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, म्यू रेज़ टू पावर n। सो सबसे पहले आपको म्यू निकालना पड़ेगा। म्यू कैसे निकालेंगे? इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेल्टा वी वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं। सो आपको दे रखा है कि वी वॉल्यूम में n पार्टिकल्स हैं, वी वॉल्यूम में n पार्टिकल्स हैं। तो एक यूनिट वॉल्यूम में, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? n/v, ठीक है। एंड डेल्टा वी वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? अगर डेल्टा वी वॉल्यूम में देखोगे कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? n/v इंटू डेल्टा वी, ठीक है, यही हो जाएगा। तो सिंपल मैंने वो मैथ्स लगाई है जैसे आप करते हो अलग अलग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में, ऐसे ही करते हो कि वी वॉल्यूम में n पार्टिकल्स हैं तो 1 यूनिट वॉल्यूम में इतने हो जाएंगे, डेल्टा वी वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? n/v इंटू डेल्टा वी, सो इतने पार्टिकल्स हो जाएंगे। सो यही है एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डेल्टा वी वॉल्यूम। सो ये हमारा म्यू आ जाएगा। सो म्यू हो जाएगा यहाँ पे n/v इंटू डेल्टा वी, ठीक है। सो ये हमारा म्यू आ गया। सो बस इस म्यू को पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी म्यू रेज़ टू पावर n, म्यू है n/v इंटू डेल्टा वी रेज़ टू पावर n। n हमारा 2 है क्योंकि 2 पार्टिकल्स हमें फाइंड करने हैं डेल्टा वी वॉल्यूम में। e रेज़ टू पावर माइनस म्यू, म्यू है n डेल्टा v बाई v डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, n 2 था सो 2 फैक्टोरियल आ गया। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 फैक्टोरियल होता है हाफ n/v डेल्टा v का स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस n डेल्टा v बाई v। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। देखा कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये फॉर्मूलाज ही पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने समझाने के लिए सारी चीज़ें बता दी, अब फॉर्मूला पता है तो आप 2 सेकंड में ये क्वेश्चन कर लोगे। सो देखा ये थर्ड ऑप्शन यही दे रखा है 1/2 n डेल्टा v बाई v स्क्वायर। सो इसी टाइप का दे रखा है, यही है, बस इसको अलग अलग कर दिया इन्होंने। सो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये पॉइजन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है जो पॉइजन ने निकाला था फ्रॉम द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये क्वेश्चन आप उससे भी कर सकते हो, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। सो उससे भी मैं सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सोल्व करेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये जो पॉइजन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये जब यूज़ करते हैं जब आउटकम्स जो हैं हमें या तो सक्सेस या फेलियर की तरफ में दे रखे हो। एक या तो सक्सेस दे रखी हो, 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हो, जो आउटकम्स हैं 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हो, या तो सक्सेस हो या फेलियर हो, ठीक है। एंड व्हेन द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस दैट अकर्स इन अ स्पेसिफाइड रीजन हमें पता हो, दैट इज म्यू नोन हो। तो म्यू यहाँ पे नोन था क्योंकि हमने यहाँ पे देखो इजीली निकाल लिया, म्यू निकाल लिया इन अ स्पेसिफाइड रीजन। जो हमें डेल्टा वी वॉल्यूम में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी उस रीजन में हमने वो निकाल लिया कि हमारी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। सो जब ये हमें पता हो जब ही हम ये अप्लाई करेंगे। एंड व्हेन द प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेस विल अकर इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन दैट इज डेल्टा वी वॉल्यूम, जैसे स्मॉल रीजन हमने ले लिया डेल्टा वी वॉल्यूम में, इसमें जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो बहुत छोटी हो। सो प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी हो टेंडिंग टू 0, ठीक है। जब ये क्वेश्चन ये अप्लाई करते हैं पॉइजन्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी होती है। एंड लास्ट कंडीशन ये होती है कि प्रोबेबिलिटी दैट द सक्सेस विल अकर इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द रीजन, ठीक है। तो जितना साइज बड़ा होगा उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे भी ऐसे ही है, जितना साइज बड़ा होगा वॉल्यूम का उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। सो आप वहीं पर ये पॉइजन्स प्रोबेबिलिटी लगाना, ठीक है। वैसे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करते हैं नॉर्मली, बट इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें दे रखा था कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, n भी इन्फिनिटी है, v भी इन्फिनिटी है, तो आपको यहीं से ही देख लेना चाहिए कि यहाँ पे पॉइजन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। और बाइनोमियल कब यूज़ करते हैं? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट कंडीशन होती है जब ऑल ट्रायल्स या फिर अब ट्रायल्स ही कहते हैं उन्हें, ऑल n ट्रायल्स आर आइडेंटिकल, सारे ट्रायल्स आइडेंटिकल हो। एंड सेकेंड इज ओनली 2 आउटकम्स, जैसे ऊपर था उसमें भी वही था, ओनली 2 आउटकम्स आर पॉसिबल, या तो सक्सेस होगी या फेलियर, ठीक है। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज जो सक्सेस और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है दैट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट,
दैट इज पी एन क्यू जो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. सो ये दोनों जो हैं these remains same and these does not change in any trial. And fourth condition होती है that is all trials are independent. Independent मतलब एक ट्रायल के का डिपेंडेंट दूसरी ट्रायल पे ना हो, ठीक है. सो ऐसा होना चाहिए जब भी हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. सो इसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आर पार्टिकल्स, मैं आर पार्टिकल्स लिख लूँ फ्रॉम एन पार्टिकल्स, एन पार्टिकल्स में से आर पार्टिकल प्रोबेबिलिटी निकालने की प्रोबेबिलिटी होती है एन सी आर पी रेस्ट पर आर क्यू रेस्ट पर एन माइनस आर, ठीक है. तो आप यहाँ पे जैसे बॉक्सेस का होता था कि आर बॉल्स निकालनी है एन बॉल्स में से, सो आप वो भी ले सकते हैं. मैंने अभी पार्टिकल्स का केस चल रहा था तो मैंने पार्टिकल्स लिख दिया. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आर पार्टिकल्स फ्रॉम एन पार्टिकल्स वुड बी प्रोबेबिलिटी इज एन सी आर पी रेस्ट पर आर क्यू रेस्ट पर एन माइनस आर. सो हमें यहाँ पे 2 पार्टिकल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 2 पार्टिकल्स फ्रॉम एन पार्टिकल्स, क्योंकि टोटल एन पार्टिकल्स हैं तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी एन सी टू पी रेस्ट पर 2 क्यू रेस्ट पर एन माइनस 2, यही हो जाएगी. बस इजी है. अब बस हमें ये पता करना है पी और क्यू यहाँ पे क्या होंगे, बस उसमें निकालना है हमें पी और क्यू क्या होंगे. सो सक्सेस और फेलियर. सक्सेस क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन डेल्टा वी वॉल्यूम फ्रॉम वी वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम वी है, उसमें से डेल्टा वी वॉल्यूम में पार्टिकल फाइंड करना है. सो उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस होगी. सो सक्सेस क्या हो जाएगी, इट विल बी सिंपली डेल्टा वी वॉल्यूम में वी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, सो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वी माइनस डेल्टा वी वॉल्यूम में. सो वी माइनस डेल्टा वी वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पार्टिकल फाइंड करने की, डैट विल बी क्यू. सो वो हो जाएगा वी माइनस डेल्टा वी बाई व्यू, डैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है. तो आप यहाँ पे देखोगे, इसको आप अगर ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस डेल्टा वी बाई वी, एंड p प्लस क्यू अगर आप करोगे डैट वुड कम आउट टू बी 1, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है. सो ओनली 2 आउटकम्स आर पॉसिबल, आइदर सक्सेस आइदर और फेलियर. सो ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया. सो आप सिंपली प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में जो मैंने बताया था, जो हमारा आया था NC2, वहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ डाल दो. सो NC2 p रेस्ट पर 2 था, सो p है डेल्टा v बाई वी का स्क्वायर 1 माइनस डेल्टा v बाई वी रेस्ट पर n माइनस 2. अब यहाँ पे थोड़ी अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ. ये हो जाएगा n माइनस 1 और नीचे n माइनस 2 फैक्टोरियल था, तो यहाँ से वो कैंसिल हो जाएगा. लिख भी देता हूँ, ये हो जाएगा, ठीक है. n फैक्टोरियल को मैंने ऐसे लिख दिया n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल. सो ये सारा कैंसिल हो जाएगा. डेल्टा v बाई वी का स्क्वायर 1 माइनस डेल्टा v बाई वी n माइनस 2. अब सिंस हमें जो n है वो बहुत लार्ज दे रखा है, n इज़ टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो n माइनस 1 को अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं n के इक्वल, और n माइनस 2 को भी अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे हम n के इक्वल, ठीक है. तो ये अप्रोक्सीमेशन से ही वो पॉइजन्स वाला आएगा. तो यहाँ पे आपको अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो बाइनोमियल वाला, तो आपको अप्रोक्सीमेशन ये लेने पड़ेंगे जब भी आपका आंसर आएगा. सो अगर अप्रोक्सीमेशन लोगे, सो ये n माइनस 1 n हो जाएगा, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई 2 है, 2 फैक्टोरियल 2 है, डेल्टा v बाई वी का स्क्वायर इंटू 1 माइनस डेल्टा v बाई वी रेस्ट पर n माइनस 2. सो ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा v बाई वी, n माइनस 2 को भी हमने n ले लिया, ठीक है. अब यहाँ पे एक और अप्रोक्सीमेशन लेंगे. ये 1 माइनस डेल्टा v बाई वी ये क्या होगा, इसको एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है. e रेस्ट पर x क्या होता है, सिग्मा n गोज़ फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी x रेस्ट पर n बाई n फैक्टोरियल, यही होता है. 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल. अब यहाँ पे देखो डेल्टा b बाई वी जो है ये बहुत स्मॉल है, तो इसको हम x लेंगे, एज x लेंगे. तो x अगर बहुत छोटा होता है तो ये टर्म्स हम नेगलेक्ट कर देते हैं, जो बाद की टर्म्स होती हैं उसे नेगलेक्ट कर देते हैं. सो ई रेस्ट पर x को हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं 1 प्लस एक्स से. तो ऐसे ही जब ई रेस्ट पर माइनस एक्स का आप फॉर्मूला लिखोगे तो कुछ इस तरह का आएगा, n गोज़ फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी -1 रेस्ट पर n इंटू एक्स रेस्ट पर n बाई n फैक्टोरियल.
सो आपके पास फॉर्मूला 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इस टाइप से आएगा। तो उसमें भी ये सारी टर्म्स नेगलेक्ट हो जाएंगी। तो ई रेस्ट पर माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस भी आप पुट कर सकते थे तो डायरेक्ट आ जाता 1 माइनस एक्स से अप्रोक्सीमेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे यही करेंगे 1 माइनस डेल्टा वी बाई वी, क्योंकि डेल्टा वी जो है वो बहुत छोटा है, दिस इज़ वेरी स्मॉल, एंड दिस वी जो नीचे है दिस इज़ वेरी लार्ज। सो ये क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी, दिस विल बी वेरी स्मॉल। सो इसलिए हमने x को बहुत छोटा ले लिया। तो इससे हम इस टर्म को अप्रोक्सीमेट करेंगे। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, हाफ n डेल्टा बी बाई वी इसका स्क्वायर इंटू 1 माइनस डेल्टा वी बाई वी रेस्ट पर n। सो इसको क्या कर सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं ई रेस्ट पर माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई वी से। ठीक है, सो दिस होल रेस्ट पर n हो जाएगा, ये n अंदर चल जाएगा, अगेन हमारी वही एक्सप्रेशन आ जाएगी जो हमने पहले निकाली थी। सो वही अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है ये, ई रेस्ट पर माइनस n डेल्टा वी बाई वी। सो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन इसका आंसर है। सो थैंक यू एवरीवन।